हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप टेंथ के छात्र हैं और ख़ासकर अगर आप 2026 में टेंथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के टेंथ के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका तैयारी है आधा अधूरा, तो फटाक से आकर के सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे अमित गौरव एडुकेशन और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके काम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है टेंथ के बिहार बोर्ड में, उसका जो सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो पीछे बहुत बार पूछा गया है, यानी जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो रहेगा, साथ में जो जिसका संभावना है कि अगले वर्ष पूछा जाएगा, यानी 2026 में पूछा जाएगा, वैसे क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। साथ में अगर आप साइंस पढ़ लिए हैं लेकिन अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो जा करके आप साइंस वाला प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें कम से कम 10 से 12 वीडियो होगा। आप पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस में पर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो सोशल साइंस का भी आप देख सकते हैं, ये चल रहा है इकोनॉमिक्स का। सोशल साइंस का तो पर चैप्टर करके नहीं है, बस सोशल साइंस का एक एक सब्जेक्ट करके है। कि हिस्ट्री का 2 वीडियो रहेगा, 200 ऑब्जेक्टिव है टोटल, जो भी क्वेश्चन आएगा बस वहीं से आएगा, वहाँ से बाहर कुछ नहीं रहने वाला। जब बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का भी देख लीजिएगा आप, जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। मुश्किल से 150 से 200 ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का करवाएंगे। 150 से 200 ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आप जा करके आराम से अमित गौरव एडुकेशन पे पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छा से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। इस वीडियो में पहले ध्यान रखिए क्या करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के टोटल 160 के लगभग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, और मेरा तरीका यही रहेगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव को एकदम डिटेल में अभी नहीं जाने वाले हैं, बस एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपको कंटिन्यू करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट की तरह पूरा खत्म करवाने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा समय कंज्यूम होगा, और 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे अगर उतना डिटेल में जा करके तो कम से कम बहुत समय लग जाएगा, 3 से 4 घंटा, उतना देरी कोई नहीं देखने वाला है वीडियो। 40 से 45 से 50 मिनट में हम वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं और 200 ऑब्जेक्टिव 40 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पहला है हमारा कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया है। याद रखना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानता 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2015 में पूछा था दोनों सीटिंग में, फिर 2024 में पूछा था कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा को, उद्योग को, कृषि को, या इनमें से कोई नहीं। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है ना, दूसरा उद्योग क्षेत्र को, दूसरा जो हमारा उद्योग क्षेत्र उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। हमारे देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15 या 5? 10, 7, 15 या 5 कितने? तो याद रखना है कि हमारे देश में कुल 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, फिर 2018 में भी पूछा था कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014 या फिर 1 जनवरी 2005। नीति आयोग की स्थापना कब हुई भारत में, जो पूछ रहा है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा है, फिर 2018 में पूछा है। 2014 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो बस मिश्रित अर्थव्यवस्था ना अमेरिका है ना चीन है, हमारा भारत जो है। भारत क्या है, कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, एक लाइन जो हम बोल रहे हैं ना, उस लाइन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा। कौन सा लाइन? कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहते हैं। घुमा फिरा करके जैसे भी पूछे एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गांठ बांध लीजिए, और ये क्वेश्चन आगे भी बहुत अभी रिपीट होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा था, फिर 2018 में पूछा था कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है। कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो वो क्या कहलाएगा। क्या वो अविकसित कहलाएगा,
क्या वो अर्ध विकसित कहलाएगा या फिर विकसित कहलाएगा? क्या कहलाएगा जो बताइए छठा का आंसर। तो वैसा देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा जिसकी राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। वैसा देश क्या होगा? वो बहुत विकसित होगा तभी ना उसका अधिक होगा। जो देश विकसित रहेगा उसी का अधिक रहेगा। कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इससे रिलेटेड देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। या तो यहाँ पे नहीं लग गया यानी कि पूछ रहा है तीन ऐसा रहेगा जो कि बीमारू राज्य है और एक ऐसा रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं नहीं लगा हुआ इसका मतलब सिंपल पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको पता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान देना है क्योंकि कोई लोग देखते हैं हमेशा सबसे बड़ा गलती यही होगा कि जिस स्टूडेंट को आ भी रहा है वो जल्दी में पढ़ के फटाक से निकल गया कि कौन बीमारू राज्य है। देखा कि अरे कौन बीमारू राज्य है, उसको बिहार दिखा लगा के चल गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा ये में से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार तो है ही, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी आगे कि कौन बीमारू राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। देखिए अब आ गया है कि कौन बीमारू राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है? पूछ रहा है कौन है। उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आठवां का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी। पीछे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पीछे पूछ रहा था कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं था, उड़ीसा था, मध्य प्रदेश था, बिहार था। याद रखना बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये है बीमारू राज्य, लेकिन कर्नाटक नहीं था। लेकिन आगे पूछ दिया, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन बीमारू राज्य है। तो हो सकता है कोई देखते ही सोचता कि बिहार है, बिहार टिक लगा करके आगे बढ़ जाता तो गलत हो जाता। लेकिन ध्यान देना है पूरा ऑप्शन, चारों ऑप्शन तो जरूर एक बार देखना ही देखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, एक बार एक नज़र चारों ऑप्शन जरूर देखना ही देखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा ही करना है। बिहार, मध्य प्रदेश और ये उड़ीसा बीमारू में ये तो आती रहेगा। बिहार, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, यू से उड़ीसा, ये जो है ये तीनों क्या है? बीमारू राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को हटा करके कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। क्या लाया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग को हटा करके क्या लाया गया था? नीति आयोग लाया गया था। योजना आयोग को हटा करके क्या लाया गया था? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, 1951 में या 1952 में? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ जो पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अंदाजा लगाइए कि 2015 में पूछा, 2018 में पूछा, फिर 2020 में भी पूछा, अभी 2026 में भी पूछे कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य अभी हम लोग जिस राज्य में है उसी को कहा जाता है, ये तो सोचना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके एक बार पूछ ही देता है कि कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को भी फिलहाल पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जिसको अभी आगे आने में हो सकता है बहुत समय लगे, बहुत ज़्यादा जनरेशन लगे, जनरेशन का जनरेशन चला जाएगा तब जाकर के बिहार आगे होगा। बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। अब दिया है 3 ऑप्शन और कह रहा है कौन बीमारू राज्य है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। याद रखना ये मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, बिहार। तो इन चारों में से आपको कौन लग रहा है कि बीमारू राज्य है? कर्नाटक बिल्कुल नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, कौन है? बिहार है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 12 का डी, बिहार है। और ये आंध्र प्रदेश पता है इसीलिए दिया है क्योंकि सबको याद है कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सबको याद है। बीमारू में एम आता है ना, एम से मध्य प्रदेश, बीमारू राज्य BIMARU। तो एम से हम बोले थे ना मध्य प्रदेश, यू से उड़ीसा हो जाएगा, बी से बिहार। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जो बीमारू राज्य के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे दे क्या दिया है? आंध्र प्रदेश, ताकि आप कंफ्यूज होके हो सकता है इसी को टिक लगा दे, लेकिन लगाना नहीं है। ध्यान रखना है कौन कौन है। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिहार ऑप्शन में डी नंबर। और इसीलिए इस ऑप्शन को सबसे नीचे भी रखता है कि ये तो लास्ट में देखेगा। सबसे पहले हो सकता है आप छत्तीसगढ़ या कर्नाटक में ही कंफ्यूज होकर कर्नाटक में ही जल्दी मार के चल जाएं। जो ज़्यादा तेज बनेगा आंध्र प्रदेश पे आकर के छना जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा वो हर एक चीज़ को समझेगा कि हाँ बिहार है, आंध्र प्रदेश नहीं है, वो मध्य प्रदेश है। तो 12 का आंसर नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में
सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? कोई भी अर्थव्यवस्था जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे अधिक किस चीज पे बल दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता पे, या फिर अधिकतम लाभ अर्जन पे, या फिर लोक कल्याण पे, या फिर लोक कल्याण पे। तो एक समाजी अर्थव्यवस्था वही ना होगा जो खुद के पॉकेट भरे पे नहीं लगा रहेगा, मतलब कि समाज का भला करेगा, समाज के बारे में सोचेगा, उसी को ना हम लोग कहेंगे कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो किस पे? आर्थिक स्वतंत्रता पे नहीं, उत्पादन कुशलता पे नहीं, अधिकतम लाभ अर्जन पे बिल्कुल नहीं, लोक कल्याण पे जो ध्यान देगा उसी को हम लोग कहेंगे कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उस समय प्रथम जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी वही बनेंगे। इससे इसको ऐसे याद करके रखना है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो प्रथम जो प्रधानमंत्री होंगे वही प्रथम अध्यक्ष भी होंगे। तो प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वही होंगे प्रथम अध्यक्ष। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? किससे? तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी कि यहाँ से याद रखना है अर्थव्यवस्था जो है, हरित क्रांति जो है वो कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 15 का ए। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि बिहार राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? उद्योग प्रधान है। 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा था। उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है? बिहार में सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे डिपेंड है? हम लोग तो अभी अमेरिका में है ना, हम लोग तो अभी बिहार में है ना। ज्यादातर स्टूडेंट अभी जो भी देख रहे होंगे बिहार के ही देख रहे होंगे क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग खुद बताइए सोच करके, ये पढ़ाई लिखाई भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आप रियल लाइफ में देखिए, अपने आसपास देखिए और देख करके बताइए कि हम लोग जिस बिहार में है उस बिहार में सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे डिपेंड है? क्या उद्योग पे, कि पशुपालन पे, कि खनिज पे, कि कृषि पे? तब आप कहिएगा कि 24 महीना जो 12 महीना जो होता है, 12 महीना में 3 टर्म में आदमी खेती पे ध्यान लगेले रहता है कि गेहूं का सीजन आ गया, गेहूं कटा रहा है, ये कट्टू हो रहा है, वो हो रहा है, धान का सीजन आ गया, धान कटा रहा है। तो सबसे ज्यादा किस चीज पे? कृषि प्रधान है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। तो ये सब क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस लगा करके भी बना सकते हैं। साइंस में हो सकता है आपको किताबी थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान लेना पड़े, मैथ में लेना पड़े, लेकिन जब बात आएगा सोशल साइंस का, और सोशल साइंस में भी जब बात आया इकोनॉमिक्स और भूगोल का, हिस्ट्री में तो थोड़ा डेट वेट याद कर रखना पड़ता है, लेकिन जब आपदा प्रबंधन इकोनॉमिक्स हो, या फिर अभी जो हिस्ट्री का तो नहीं, इकोनॉमिक्स हो, या अभी भूगोल को जो करवाएंगे हम लोग, तीनों सब्जेक्ट तो आप कॉमन सेंस लगा करके बना सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक सोचने वाले व्यक्ति हैं तो कॉमन सेंस लगा करके ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? भारत, देखिए हम बोले थे ना कि ये इसको याद रखिएगा, ये पूछेगा, हम लाइन में लिख करके बताए थे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। हम बताए ना पीछे, ये क्वेश्चन घुमा घुमा करके हमेशा पूछता ही है। हर एक बार जब भी देख लीजिएगा आप पलट करके, हर एक बार पूछा हुआ ही है कि भारत जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो हम बोले हैं ना, एकदम एक लाइन में याद रखो कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुछ मत याद रखो, आगे पीछे दाएं बाएं सब भूल जाओ। एग्जाम आ गया है ना, जो बोलते हैं बस वो याद रखो कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित 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 अर्थव्यवस्था है। बस डी में लगा दो। भारत कैसी आर्थिक व्यवस्था है? तो मिश्रित है। 17 नंबर हो गया। 17 के बाद 18 देखो। 18 नंबर कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में तो कृषि तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो भी थोड़ा सा देखो, जो हड़बड़ुआ स्टूडेंट है, मतलब कि जो पढ़ लिया है उसको लग रहा है बहुत जान गए हैं, वो फटाक से कृषि मार के आगे बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस में घर आएगा कि हम तो पूरा बना के आए हैं, मेरा तो टोटल नंबर आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ गलती करके आ गए हैं। ध्यान देना है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। कौन कौन आर्थिक क्रिया होता है प्राथमिक क्षेत्र के लिए? कृषि तो होता ही है। क्या खनन नहीं होता है कृषि के लिए? हाँ, खनन भी होता है। पशुपालन नहीं है? पशुपालन भी तो कृषि क्षेत्र में ही है। यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले पेशेंस रख करके, फिर सारे ऑप्शन को टच करेंगे। एक पढ़ के उड़िएगा तो उड़ते रह जाइएगा। कोई भी स्टूडेंट रहता
प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि मार के उड़ जाता कि नहीं, देखता कृषि मार के भाग गया और फिर कहेगा नंबर भी नहीं आया यार, क्या करे, नहीं देता है अच्छा रिजल्ट, रिजल्ट अच्छे देता है। आप ध्यान से पहले देखिए तो कि क्या चीज़ें दी गई है क्या नहीं है देखिएगा तब ना। यानी कि खनन भी है, पशुपालन भी है, कृषि भी है, तीनों जो है आर्थिक क्रिया शामिल है प्राथमिक क्षेत्र के लिए। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2011 का जनगणना जब हुआ था, 2011 की जनगणना, तो उसके अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो जो थोड़ा सा ज़्यादा चला के वो सोचेगा कि 150 करोड़ या फिर सोचेगा 140 करोड़। हाँ, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कितना था? उसके अनुसार था 121 करोड़ जनसंख्या। अभी कितना है? लगभग 150 से पार हो गया है। 2011, 9 साल उधर, 9 5 14 साल, 14 साल में 30 से 40 करोड़ आबादी बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। और 2030 आते आते लगता है कि 200 का काटा पार ना कर दे, क्योंकि जनसंख्या है जो ना बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि पहले 100 करोड़ पे था, तो 100 करोड़ से 150 करोड़ आते में कितना समय लगा? एकदम कम समय लगा, 20 साल। फिर आगे 5 साल में देखिएगा तो कम से कम फिर 50 करोड़ और बढ़ल रहेगा। और ऊपर से अगर कोरोना वोरोना जैसा कुछ और वायरस आ गया, लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया, तो फिर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2011 में कितना जनगणना हुआ तो उसके अनुसार कितना था? 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? 2022 में पूछा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सिंपल एक वर्ड में याद रखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी का भलाई होना चाहिए, कोई अपना पॉकेट भरे में नहीं लगल रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या निजी लाभ? निजी लाभ तो बिल्कुल नहीं होगा। मूल तंत्र बिल्कुल नहीं होगा। साधनों का निजी स्वामित्व, मतलब जो भी तरह के साधन हैं, क्या उसको निजी के लिए यूज कर? बिल्कुल नहीं। सामाजिक कल्याण होगा। क्या होगा? सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि समाज में सभी वर्गों के सभी का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। 20 के बाद 21 को देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, कि सतत विकास से, कि आर्थिक विकास से? किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। जो लगातार विकास होते जा रहा है, और अभी का विकास जब भी हम कर रहे हैं तो अगला सोच करके कर रहे हैं कि अभी के विकास हुआ, और फिर कोई भी, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम जो भी खर्च कर रहे हैं अभी खूब किए, इतना किए कि अगले 10 साल तक एकदम फकीर बन गए, तो ये क्या हुआ? अभी विकास करके रह गए। और सतत विकास मतलब लगातार। इसको ऐसे एग्जांपल समझो कि अभी तो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपने फ्यूचर को भी देख के चल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हम अभी करें ताकि फ्यूचर भी मेरा सेफ रहे, वहाँ पे भी हमको किसी तरह का कुछ झेलना ना पड़े, गरीबी। ठीक है, तो ये हुआ कि अभी कर रहे हैं, अभी तो ठीक है कि अभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आगे भी ध्यान दे रहे हैं, तो वो हुआ सतत, लगातार विकास करना। तो जो अभी विकास करने के साथ साथ अगले पीढ़ियों के बारे में भी ध्यान रखता है विकास का, उसको सतत विकास कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एकदम मेरे को सलामी दीजिए पहले इसको। 2017 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, फिर अभी लिख लीजिए यहाँ पे 2026 में पूछेगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इतना हल्का क्वेश्चन और इतना अधिक बार पूछा है। बार बार हम कह रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 2017 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, अभी 26 में पूछेगा। तो पढ़ल रहिएगा तब ना, और फटाक से बताइएगा तब ना कौन सा है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। 22 के बाद 23 को देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा, किन्होंने कहा था? 2019 में पूछा था, 2023 में पूछा था। क्या राजेंद्र प्रसाद बोले थे, एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, महबूब उल हक बोले थे, कि महात्मा गांधी बोले थे? कौन बोले थे कि बिहार का विकास जब तक पॉसिबल नहीं, बिहार का विकास जब तक अच्छा से नहीं होगा तब तक हम नहीं समझेंगे कि भारत के विकास हुआ। देखो ये कहने का एक रीजन था। रीजन क्या था कि कोई भी देश है, उस देश में बहुत सारा राज्य है, तो उस देश को हम विकसित देश कब कह सकते हैं? जब उसका सभी राज्य पूरा अच्छा, जब उसका सबसे खराब स्थिति वाला राज्य एकदम अच्छा बन जाए। इसको ऐसे समझो कि एक कोचिंग है, कहीं पे कोचिंग से समझो, एक कोचिंग है, और उस कोचिंग को हम कब कह सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट देता है, कब कह सकते हैं कि वो अच्छा पढ़ाता है? जब कि एकदम भोम से भोम स्टूडेंट भी उस कोचिंग में जब पढ़ने जाए, और एकदम भोम से भोम स्टूडेंट भी अच्छा नंबर लाए और अच्छा उसको समझ में आए, तब ना कहिएगा कि एक वो अच्छा कोचिंग है। ऐसे तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो कहीं भी पढ़ लेता है,
कहीं भी उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, पढ़ जाता है। लेकिन एक अच्छा कोचिंग कब कहलाएगा? जब एक खराब स्टूडेंट को भी अच्छा से अच्छा बना दे, एक खराब स्टूडेंट को भी अच्छा फैसिलिटी दे करके अच्छा बना दे, तब ना कहेंगे कि वो कोचिंग बहुत अच्छा है। वैसे ही यही तर्क रख करके एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है बिहार। तो जिस दिन सबसे खरबका यानी सबसे गरीब राज्य यानी जो हम लोग हैं बिहार, वो विकास हो जाएगा, उस दिन समझेंगे कि भारत का विकास हो गया। यही तर्क रख के बोले थे। अब इतना स्टोरी बता दी तो आपको याद ही रहेगा ये क्वेश्चन कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कौन बोले थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। कौन बोले थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति 2 बार रह चुके थे, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग सर्वप्रथम कब गठित किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 26 नंबर क्वेश्चन को देखो, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या पांचवी? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि का विकास मुख्यतः पहले में ही काम किया गया था कृषि पे। पहली पंचवर्षीय योजना में गर्दा मचा के काम किया गया था कृषि के प्रति कि कैसे उसको एकदम डेवलप किया जाए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNDP या ILO? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसके द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया। पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? कौन आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड आयोग ने या फिर ब्रेटन वुड्स कमेटी ने या फिर साइमन आयोग ने या जेनेवा आयोग? किसने किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों को कोई लेने देना नहीं। बताओ ए और बी में क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा? ब्रुंटलैंड आयोग। किसका काम था? ब्रुंटलैंड आयोग का काम था सर्वप्रथम। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? मई 2000 में। सबसे पहले कौन किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। तो वो कब थे प्रधानमंत्री? सोचो, मई 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अगस्त 2005 में? कब? 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तेंदुलकर समिति ने, योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने या फिर नीति आयोग ने? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तेंदुलकर समिति ने कि योजना आयोग ने कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने कि नीति आयोग ने? किसने दिया था? जो बताइए किसने दिया था? सबसे पहले योजना आयोग ने दिया था। गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड कौन दिए थे? कौन आयोग दिया था? तो योजना आयोग दिया था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय समिति ने। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन को किस क्षेत्र में रखा गया है? अभी ये क्वेश्चन पीछे भी पूछे थे, जिसमें ये आया था कि प्राथमिक क्षेत्र का आय के लिए सबसे अच्छा कौन था? तो उसमें खनन था, पशुपालन था, कृषि था, तीनों था ना। अब वही क्वेश्चन घुमा करके फिर से पूछ दिया कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? औद्योगिक, सेवा तो बिल्कुल नहीं होगा, औद्योगिक भी नहीं होगा, क्या होगा? कृषि क्षेत्र में रखा गया। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को हम लोग कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख हैं? कौन सी आर्थिक क्रिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया? प्राथमिक
द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होता है अभी बताए, अभी अगर सब लोग गांव से ही होंगे रिलेट करो, तो ग्रामीण में देखो आसपास सबसे ज्यादा क्या चीज होता है, तो बोलेगा सबसे ज्यादा नौकरी की तैयारी होता है। तो नौकरी की तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कृषि कर रहे हैं। कृषि कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, तो कृषि सबसे ज्यादा है। कृषि कौन सा क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। 35 नंबर देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, 2007 से 2012। 11वीं 2007 से 2012। 36 का आंसर देखो, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली को किस क्षेत्र में रखते हैं, 36 का आंसर, गैस और बिजली को द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, गैस और बिजली को औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन ऊंचा कहलाती है वो क्या है, सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक विकास या इनमें से सभी। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन ऊंचा कहलाती है उस विकास को क्या कहेंगे, सतत विकास की समावेशी विकास की आर्थिक विकास, क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कौन सा विकास, समावेशी विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों के जीवन ऊंचा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। तो भारत की सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है योजना आयोग ने तैयार की थी। किसने की थी, योजना आयोग ने। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किन्होंने तैयार किया था, योजना आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया कि 54,850 रुपया। कितना था, 25,494 रुपया था। कितना था, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, 25,494 रुपया। कब, तो 2008-9 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, आयकर को, उत्पाद कर को, बिक्री कर को या इनमें से कोई नहीं। तो आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया। किसको, आयकर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, ना उत्पाद कर को ना बिक्री कर को, किसको, आयकर को। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। 2018 में ये पूछा था। पंजाब का है कि गोवा का है कि बिहार का है कि महाराष्ट्र का है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, जो सबसे गरीब राज्य है। सबसे गरीब राज्य कौन है, पंजाब, गोवा, बिहार, महाराष्ट्र। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जरूर है, लेकिन सबसे गरीब राज्य ये नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब लोग हम ही लोग सबसे गरीब है। कौन है, बिहार। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब राज्य कौन है, बिहार है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम किस राज्य का है, बिहार का, यानी हम लोगों का है। नेक्स्ट है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित, विकसित या अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा तो क्या होगा, वो विकसित ना कहलाएगा जी, अविकसित कहलाएगा, अर्धविकसित कहलाएगा नहीं, वो क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय एकदम अधिक रहेगा वो देश क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। कॉमन सेंस की बात है, सोचो, मतलब भूगोल की क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ये सब तो आप कॉमन सेंस लगा करके बता सकते हैं कि हाँ क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा आप तार्किक सोचने लगे हैं तब। 2014 में, 2018 में पूछा था कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पटना, गया, शिवहर, नालंदा। कौन सबसे अमीर जिला है हम लोगों का, बताइए। सबसे अमीर जिला कौन है, सबसे अमीर जिला कौन है, पटना है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कौन जिला का है, तो पटना का है। गया, शिवहर, नालंदा, पटना में सबसे अधिक किसका है, पटना का। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कि 1 सितंबर से 30 अगस्त तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक वित्तीय वर्ष होता है, जो बताइए। वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है, कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है।
हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? राजकीय आय कि राष्ट्रीय आय कि प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं? कौन प्रभावित करता है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभावित करेगा प्रति व्यक्ति आय नहीं। जैसे कि इसको कंपेयर कर लीजिए आप लोग, हम लोग बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो हम लोग का जो रहन सहन है कंपेयर कीजिए कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उसका प्रति व्यक्ति, दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय अधिक है हम लोगों से बिहार से, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ का रहन सहन हम लोग से कितना अधिक है? मतलब जितना हम लोग 25,000 रुपया, जैसे कि कॉमन गांव वाला 25,000 रुपया महीना में कमाने का सोचता है, उतना तो वो लोग रेंट में उड़ा देता है, एकदम कॉमन खर्चा में, पानी में, बिजली में 25,000 रुपया ऐसे उड़ा देगा। सबसे कम किसका है? बिहार का है। कंपेयर करो जिसका अधिक रहेगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त विभाग या राष्ट्रीय विकास परिषद? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या ए और बी दोनों, यानी कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहली बात, साख क्या है? तो साख का अर्थ ही होता है विश्वास, यानी कि किसी को हमारा साख कब बनता है? जब उस पर हमको विश्वास है कि हम उसको पैसा दिए हैं वो हमको रिटर्न करेगा। अगर हमको विश्वास नहीं है कि वो रिटर्न नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं दिया जाता है। तो दोनों चीज़ होता है। सबसे पहली बात तो विश्वास होना चाहिए, और ये भी देखा जाता है कि इसका औकात है या नहीं रिटर्न करने का। जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई आपके पास आए और उसके पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना कुछ, और बोले कि हमको दे दो कम से कम 10 लाख रुपया आप उधारी, तो क्या आप दीजिएगा? पहले देखिएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये रिटर्न दे पाएगा या नहीं। तो जो रिटर्न देने के लायक रहेगा उसी को ना दीजिएगा, यानी कि विश्वास उसी पे होगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। सबसे पहली बात तो उसको लौटाने की क्षमता है कि नहीं ये चेक करेंगे। दूसरा, उस पर विश्वास कब करेंगे? जब क्षमता रहेगा तभी। अब सोच लो कि उसका 1 करोड़ के एगो बंगले है और वो बहुत अमीर आदमी है, और 10 लाख रुपया वो एकदम इमरजेंसी में आपसे मांग रहे, तो क्या नहीं दीजिएगा? विश्वास भी हो जाएगा। विश्वास क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको ऋण लौटाने की क्षमता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड आप देख लिए, दोनों हो जाएगा। यानी कि साख का अर्थ होता है विश्वास तो होता ही है, लेकिन ऋण लौटाने की क्षमता जब रहेगा तभी विश्वास होगा। आदमी ऐसे बोली पर विश्वास नहीं होता है, तो दोनों हो जाएगा कि विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी, दोनों होता है साख का अर्थ। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिमय का सर्वोच्चम माध्यम क्या है? चेक, मुद्रा, वस्तु या हुंडी? वस्तु, चेक, हुंडी नहीं, मुद्रा। मुद्रा विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। कौन? मुद्रा, पैसा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है? ड्राफ्ट तो है, मुद्रा भी है, लेकिन जमा जो है ये आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा का आधुनिक रूप, मुद्रा भी है, ड्राफ्ट भी है, लेकिन जमा नहीं है। ठीक है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? मुद्रा का कौन सा रूप अभी सबसे अधिक, मुद्रा का क्या चल रहा है बताइए? धात्विक मुद्रा चल रहा है कि सोने का सिक्का चल रहा है कि पत्र मुद्रा चल रहा है कि इनमें से कोई नहीं? अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है जो बताइए? अभी तो ये कॉमन सेंस लगाइए आप, अभी पैसा में सबसे ज़्यादा क्या यूज हो रहा है? क्या सिक्का यूज हो रहा है? सोने का सिक्का तो एकदम यूज नहीं हो रहा है अभी उतना। ये दोनों में बताइए कि 5 रुपये व 10 रुपये व सिक्का ज़्यादा यूज कर रहे हैं आप लोग, या फिर पत्र मुद्रा यानी कि कागज़ वाला टुकड़ा वाला, क्या यूज कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं पत्र मुद्रा। क्या? पत्र मुद्रा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिकतम प्रचलन में है? पत्र मुद्रा। सबसे ज़्यादा वही ना चल रहा है, नोट सबसे ज़्यादा चल रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में यानी इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल लाइफ में क्या जरूरी है? जमीन जरूरी है कि मुद्रा जरूरी है कि खेतों के कागजात जरूरी है कि माल गुजारी के रसीद जरूरी है? माल गुजारी के रसीद भी दे दिया है ऑप्शन में, बताइए। तीनों चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? जमीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसा, कि खेतों के कागजात, की माल गुजारी के रसीद, क्या इंपॉर्टेंट है? तो अगर हमारे पास ये रहेगा तो ये भी खरीदा जाएगा, ये भी, और ये भी माल गुजारी के सभी रसीद भी खरीद लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? पैसा। अगर पैसा है तो खेत भी खरीद लीजिएगा, जमीन, खेतों के कागजात, जमीन खरीदिएगा तब ना खेत के कागजात। ऑप्शन कैसे सेट किया जो देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से ये उठा करके लाए हैं। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ठीक है भाई, ये भी ठीक था। एक व्यक्ति थे जो कहे थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलरबन ने, या फिर नैप ने, या फिर सेलिगमैन ने, या फिर हार्टले विदर्स, कौन बोले थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? हार्टले विदर्स बोल के गए थे। कौन? हार्टले विदर्स। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 53 का बताइए, निम्न में से
निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्का या इनमें से कोई नहीं। कौन जो है साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का उदाहरण कौन है? बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा का उदाहरण है। 54 को देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, करेंसी नोट। कौन जो है प्लास्टिक मुद्रा है? चेक देखें आप लोग, चेक क्या प्लास्टिक का होता है? बैंक ड्राफ्ट देखे हैं, डेबिट कार्ड देखे हैं, करेंसी नोट देखे हैं। करेंसी नोट देखे हैं, क्या वो करेंसी नोट यानी कि जो नोट है क्या वो प्लास्टिक का होता है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। ये भी प्लास्टिक का नहीं होता, बैंक ड्राफ्ट भी प्लास्टिक, चेक तो हो सकता है देखे हों, ये दोनों तो देखे होंगे। ये तो बिल्कुल ही प्लास्टिक का नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट में हो सके कन्फ्यूजन रहे तो बैंक ड्राफ्ट भी नहीं होता है प्लास्टिक का, बैंक में जाकर के देख लीजिएगा। डेबिट कार्ड होता है प्लास्टिक का। रूस की मुद्रा क्या है 2022 में? रूस का रूबल, रूस का मुद्रा क्या है? रूस का रूबल ऐसे करके याद रखिएगा। रूस का रूबल कौन सा हो जाएगा? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल। 56 को देखिए, 56 का रहा है साख का आधार क्या? 2022 में पूछा। विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग। साख का अर्थ ही है विश्वास। इसका जब परिभाषा पढ़े होंगे तभी पढ़े होंगे कि साख का अर्थ ही होता है विश्वास। अगर किसी पे विश्वास है मतलब उस पर साख है। 56 का आंसर ये हो जाएगा। साख का अर्थ होता है विश्वास। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 57 नंबर का रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना वायरस आया था ना, वो है। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। क्या है? कोरोना ना, क्रोना है, क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। रूस का क्या है? रूबल। टका किसका है? टका टके भाव में बिक जाएगा। टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल कि बांग्लादेश? टका किस देश की मुद्रा है? 58 का आंसर। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। टका बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका नाम आ गया, प्रधानमंत्री मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016, 15 नवंबर 2015 या 8 नवंबर 2018? कब बोले थे कि दोस्तों आज से 1000 के नोट बंद किए जाते हैं? विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? 59 का आंसर। कब किए थे? ये किए थे 8 नवंबर 2016 को। कब? 8 नवंबर 2016 को। 59 के बाद 60 को देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? आपको तो पता है कि भारत का है, तो हो सकता है हड़बड़ी में गड़बड़ी करके भारत टिक मार के भाग जाइए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका नंबर गया काम से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है, भारत का रुपया है। हो सकता है सबका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अभी के सिचुएशन में नेपाल का रुपया भारत के रुपया से 1.5 मतलब कि हमारा 1 रुपया नेपाल के 1.6 रुपया के बराबर। सॉरी, उल्टी बता दिए हैं हम, उल्टी बता दिए, ठीक है। भारत का 1.6 रुपया नेपाल के 1 रुपया के बराबर है। अब बताओ कि कौन कौन ग्रोथ कर रहा है? तो ग्रोथ कौन कर रहा है? नेपाल। निम्न से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत का भी, नेपाल का भी और पाकिस्तान का भी। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 60 के बाद 61 को देखो। 61 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि इसको ऐसे भी याद रखो कि अमेरिका का क्या है? डॉलर। तो अभी डॉलर एकदम कपार पे चढ़ गया है। लगभग पूरा इतिहास में पहली बार एक डॉलर का कीमत 90 प्लस हो गया। अभी लगता है 91 होगा। $1 का कीमत 91 रुपया हो गया है। सबसे पहली बार इतना हुआ $1 का कीमत। बचत क्या है? बचत है क्या? कैसे बच सकता है पैसा, बताइए। उपभोग तथा बचत का अंतर है? नहीं। आय तथा उपभोग का अंतर है? उपभोग तथा उत्पाद का अंतर है। बचत क्या है? तो बचत जो है आय तथा उपभोग का अंतर है। क्या है? जो आपका आय है और जो आप उपभोग कर रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, दोनों का अंतर ही ना बचत है। सिंपल ऐसे याद रखो कि आपके पास था 100 रुपया, तो आपका आय हो गया, मतलब आपका आय है 100 रुपया, आपके पास 100 रुपया, उसमें आप खर्च कर दिए 90 रुपया। हाँ, तो बचत कितना की है? 10 की। उपभोग यानी कि खर्चा, ठीक है। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन को देखो। 62 में क्या है? कह रहा है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या है जो साख पत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या फिर प्रतिज्ञा पत्र। कौन जो है साख पत्र नहीं है? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। 62 नंबर क्वेश्चन। कौन नहीं है? अधिविकर्ष। कौन? अधिविकर्ष। दिनार किस देश की मुद्रा? 2024 में पूछा कि दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान की, इराक की, सऊदी अरब की, कि अफगानिस्तान की? दिनार। इराक का दिनार कि ईरान का दिनार? दोनों ऑप्शन सामने ही दे दिया इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए कि इराक का दिनार होता है कि ईरान का दिनार होता है। क्या होता है बताइए? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो होता जो है वो इराक का दिनार होता है। किसका?
इराक, इराक का दिनार, इराक का दिनार 63।